हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। मैं विकास आपका कोच और आपके साथ हूं यहाँ पर 7 दिसंबर को हुए आपके एग्जाम का एनालिस्ट लेकर। कल पूरा दिन आप लोगों के साथ बीत गया बात करने में। जब जैसे आप लोगों के यहाँ पर शिफ्ट आती गई, आप एग्जाम से बाहर आते गए, आपके मैसेज आते गए, आपकी कॉल्स आती रही कि ऐसा पेपर हुआ सर, बहुत अच्छा हुआ सर, पेपर ये हुआ वो हुआ। तो पूरा दिन कल इसी में बीत गया और आज हम करेंगे यहाँ पर जितने भी कल क्वेश्चन पूछे गए पेपर में, चारों तीनों शिफ्ट जो थी उन सबके एनालिस्ट को हम करने वाले हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपका पेपर कैसा आ रहा है। पेपर एक ही शब्द में बताऊंगा पूरी वीडियो को, पेपर बहुत अच्छा आ रहा है। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो, फाड़ दिया मतलब आपने तो पेपर की ना वाट लगा दी है। बड़े मजा आ रहा है सुन के आप सबका देखकर। तो अब कल का दिन जैसे कि हमारा चला गया आप लोगों के साथ बात करने में। सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपका क्या करने वाला हूँ, एनालिसिस करने वाला हूँ, विद आंसर करने वाला हूँ। लास्ट टाइम आंसर के साथ नहीं आ पाया था, इस बार आंसर के साथ आ रहा हूँ। और एक दो बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कि यहाँ पर आपकी जो प्री है ये तो आप सभी का क्लियर रखा है। अब जंप करो सीधा मेंस की ओर, लग जाओ मेंस की तैयारी में। अगर आप पेपर देकर आ गए हो और आपको लग रहा है कि आपने यहाँ पर 60 से लेकर 65 के बीच तक का आपने यहाँ पर स्कोर कर लिया है, 65 प्लस आप लेकर आ रहे हो, ये ऐसे 65, ये 65 प्लस आप स्कोर लेकर आ रहे हो तो मेंस में कूद जाओ, क्योंकि मेंस में आप लोगों को बुलाया जाएगा। 65 प्लस वालों को मेंस में बुलाया जाएगा। मैं दोबारा ही बोल रहा हूँ, 65 प्लस वालों को मेंस में बुलाया जाएगा। लग जाओ तैयारी में मेंस की। अच्छा गया पेपर आपका, मुझे ही पता है। देखो जैसे कि यहाँ पर कमेंट एक बच्चे का, मैं अपना बताता हूँ। इंग्लिश में बहुत इजी था, रीजनिंग भी इजी था, और मगर मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा टाइम मैनेज ना होने की वजह से नहीं हो पाया। चलो ये तो इन्होंने इंग्लिश की बात की। इंग्लिश तो सबने कहा बहुत अच्छी इंग्लिश आई है, इंग्लिश बहुत आसान थी। इसके बाद रीजनिंग भी कहा कि कम अटैम्प्ट हो पाया है, टाइम मैनेज नहीं कर पाया, लेकिन रीजनिंग आसान थी। एक बात जो यहाँ पर स्टूडेंट ने हाईलाइट की है कि जीके जीएस जिसको आती थी वही कर पाएगा। बहुत सही बात उन्होंने कही है, ये सच्चाई है। ये खाली यहाँ पर आपकी एफसीआई पेपर के लिए ही नहीं है, ये हर पेपर में एप्लीकेबल है कि जो जीके जीएस है ना, ये जीके जीएस भाई साहब ऐसे होते हैं दोनों कि जो जिसको आती है वही कर पाता है। मैथ डीआई इजी था, एवरेज टाइम एंड डिस्टेंस इजी था, बाकी क्वेश्चंस भी लेंथी थे। तो यानी ओवरऑल इन्होंने लगभग 70 के आसपास का अटेम्प्ट कर लिया। तो जीके जीएस ही तो आपको 100 तक पहुंचाने में कमी रख देता है। बाकी आपके जितने भी भाई बंधु सब्जेक्ट है यहाँ पर, इंग्लिश, रीजनिंग है ना, और आपका ये मैथ, ये तो आपको 70 की रेस में पहुंचाने में पूरी ही आपका साथ देते हैं। लेकिन जब बात आती है 100 की रेस की, वहां जीके जीएस आपका साथ छोड़ते नजर आते हैं। तो इसीलिए जीके जीएस पे अच्छी हमारी कमांड होनी चाहिए। चलिए तो बढ़ते हैं अब आगे की ओर। इससे पहले कि आप आगे बढ़ो तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि इस समय हमारा ये जीएस जीके के लिए हमारा फुल बैच चल रहा है, जो कि आपको मेंस की तैयारी कराने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। मेंस का पेपर बहुत अच्छा आने वाला है, उसके लिए तो आपको एकदम नेक्स्ट लेवल ही सोचना पड़ेगा, अलग ही लेवल से आपको प्रिपरेशन करनी है मेंस की। तो उसमें ये हमारा जीके जीएस में आपका बहुत साथ देने वाला है। एक एक नंबर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम आपको कंप्लीट नोट्स देंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देंगे, करंट अफेयर, जीके जीएस, स्टैटिक जीके, सब कुछ अपडेटेड आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बाद यहां पर आपका अगर टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है, ओनली टेस्ट सीरीज आपको नीडेड है, तो आपको यहां पर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी हमारी। इसमें हम आपको फेज 2 के लिए सारे टेस्ट सीरीज देंगे, और आपके आने वाले भी एग्जाम जैसे कि 14 को है, आपका 21 को है, इन सब में भी आपके लिए बहुत सारे हेल्पफुल है हमारे ये सारे बैचेस। तो चलिए देखते हैं कि 7 दिसंबर वाले पेपर में क्या क्या पूछा गया था। बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन की है ना, मैं कहता हूं कि वो जीके जीएस में 22 मार्क्स करने से रह ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास कई बच्चों के आपके फोन आए हमारे बैचेस वालों के कि सर हो गया हमारा 80 स्कोर हो गया आराम से आपके जीएस जीके की गाइडेंस के बेस पे, अन्यथा हम लटक जाते। सो चलिए देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन जो कि है पीएम सुरक्षा बीमा योजना, प्रीमियम पूछी गई है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना जितनी भी स्कीम है सब मैंने आपको कवर कराई है। तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना में आपको पता है कि आपकी 20 रुपए सालाना यहां पर किस्त जाती है, यानी एनुअल प्रीमियम आपकी यहां पर कटती है 20 रुपए की, ओनली जस्ट 20 रुपीज की। इसमें आपको यहां पर क्या मिलता है, 2.5 लाख तक का आपको एक्सीडेंटल डेथ अगर हो जाती है तो आपको 2.5 लाख रुपए तक का क्लेम मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर आपको ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर है पैसा, इसमें आपको यहां पर 1 लाख तक का सपोर्ट मिलता है। 18 से लेकर 70 वर्ष की उम्र के आयु तक के व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में यहां पर इसकी शुरुआत कब हुई थी, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 1 मई आपके 2015 को शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोलकाता से। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बात की गई थी यहाँ पे इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में पूछा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है
इंडस जो रिवर है हमारी वो कवर करती है लगभग 3000 के आसपास की डिस्टेंस को। तो सबसे लंबी रिवर कौन सी है भारत की? इंडस रिवर है। आगे एलोय ब्रॉन्ज से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन क्या था एग्जैक्ट ये नहीं पता है मुझे। हु रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक सर्वे इन पार्लियामेंट? चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर। यहां पर आपका चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर जो होता है वो यहां पर आपका पार्लियामेंट में सर्वे इकोनॉमी का जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद साइंस एंड टेक मिनिस्टर का जो यहाँ पर मिनिस्टर है, ये पूछा गया होगा। साइंस एंड टेक के जो मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, हम सभी को पता है। देखो इन सब का ना आंसर मैं डालकर आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे इस बार दे दूंगा। तो साइंस एंड टेक का मिनिस्टर पूछा था, वो कौन थे हमारे यहाँ पर? जितेंद्र सिंह है, ये आप सभी को पता है। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन से। इसके बाद यहाँ पर जो पूछा एग्जामिनर ने 4 डिजिट ऑफ द आईएफएससी कोड की पूछ ली। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, 4 डिजिट ऑफ द आईएफएससी कोड आप सभी को पता होने चाहिए। देखिए आईएफएससी कोड में क्या होता है, जो शुरू की 4 डिजिट्स होती है, जो शुरू की 4 डिजिट होती है वो रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर आपके बैंक को। किसको रिप्रेजेंट करती है? बैंक को। और जो लास्ट की 6 डिजिट्स होती है वो ब्रांच को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से इसका हिसाब होता है। और 4 डिजिट्स ऑफ द एफएससी कोड कवर कर लिया। इन सीएनजी स्टैंड कंप्रेस नेचुरल गैस, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इंडिया वाटर समिट हेल्ड, इंडिया वाटर समिट कब हुई थी? तो इंडिया वाटर जो समिट हुई थी आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कहां पर हुई है, तो न्यू दिल्ली में हुई थी। ओके, और देखते हैं आगे, एक बार मैं क्लियर कर लेता हूं ये सब कुछ। आगे पूछा है कि हाउ मेनी सेक्टर्स एडेड टू मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया से क्वेश्चन पूछा है कि कितने सेक्टर्स में ऐड किए गए थे? 25 सेक्टर्स में ऐड किए गए थे। मैगनीज कम इन द हुज पीरियड, यानी जो आपका मैगनीज है वो कौन से शासन में आया था? वो सभी ने आपने इतिहास में पढ़ा है कि वो कब आया था आपका यहाँ पर गुप्त मौर्य शासन में आया था। वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में वो भारत में प्रवेश किया था। एक आप ही कह सकते हैं एक यात्री था, दार्शनिक था, जिसने भारत को अपने नजरिए से पेश किया था। अगला क्वेश्चन है कि इन इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर डन थ्रू, कि इंडस सिविलाइजेशन में आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होता था? तो हम सभी को पता है वो रिवर्स के थ्रू होता था। और उसमें भी आपकी कौन कौन सी रिवर थी उस समय? सुतलज रिवर थी आपकी, जो सतलुज रिवर है, और आपके यहाँ पर रावी रिवर थी, इसके थ्रू होता था। और इंडस रिवर के थ्रू होता था। ईरान, इराक, अफगानिस्तान में यहाँ पर ट्रेड हुआ करता था। तो ये सब किसके थ्रू होता था? रिवर्स के थ्रू होता था। आगे क्या पूछा है, आगे देखते हैं। आगे पूछा है कि डिगबॉय ऑयल रिफाइनरी एस्टैब्लिशन, ये कहाँ पे हुई थी? डिगबॉय है, तो डिगबॉय ऑयल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है, जो कि ब्रिटिश शासनकाल में 1901 ईस्वी में एस्टैब्लिश की गई थी। और कहाँ पर की गई थी? आपके आसाम में की गई थी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में मैंने ये सब कवर कराई है। 87 यहाँ पर भारत की क्या थी? पोजीशन थी 87 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। अजवल इज द कैपिटल ऑफ द विच स्टेट? बहुत ही आसान क्वेश्चन, मिजोरम की है, आप सभी को पता होगी। इसके बाद खाना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, ये भी सब आपको पता होगा। थर्ड रन अप द कंट्री इन द फीफा, अब भी करंट अफेयर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। कौन सी कंट्री ने इसको थर्ड रन अप रही है? तो वो आपकी रही है क्रोएटिया, जो कि है ये वाली कंट्री। इसके बाद है सार्क फाउंडेशन ईयर। सार्क फाउंडेशन ईयर कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ढाका में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, यानी बांग्लादेश में। एनपीएस फॉल्स अंडर द विच डिपार्टमेंट? जो आपका नेशनल पेंशन स्कीम है, ये कौन से डिपार्टमेंट में आता है? ये पूछा गया है। तो कहां आता है ये? आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। ये तो आप सभी को आम से क्वेश्चन है, मालूम होने चाहिए। आगे पूछ लिया है कि दिल्ली टू देवगिरी कैपिटल शिफ्टेड, कब हुई थी शिफ्टेड दिल्ली टू देवगिरी? ये सब हिस्ट्री क्वेश्चन है। ये आपकी हुई थी 1329 ईस्वी में। 1329 ईस्वी में इसको क्या किया गया था? शिफ्ट किया गया था दिल्ली से देवगिरी की ओर। इसके बाद है प्लैनेट शॉर्टेस्ट डे, यानी हमारा जो अर्थ है इस पे सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हमारे प्लैनेट पे जो सबसे छोटा दिन होता है वो यहाँ पर 29 जून 2022 था। 29 जून की बात कर सकते हैं, यहाँ पे 29 जून था। आगे क्या पूछा है? लाइट ईयर इज यूज टू मेजर, यानी आपका जो यहाँ पर प्रकाश
वर्ष है वो क्या मेजर करने में यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है आपकी डिस्टेंस नापने में। कौन से डिस्टेंस नापने में? स्पेस की जो डिस्टेंस होती है वो नापने में, अंतरिक्ष में जो आपकी दूरियां होती है उनको नापने में यहाँ पर प्रकाश ईयर का यानी लाइट ईयर का यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल मैग्नेट, अब आर्टिफिशियल मैग्नेट से कोई क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था ये तो नहीं पता है, लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट कब बनती है? जब आप आयरन को यानी लोहे को बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ समय के लिए छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट वाले इफेक्ट आ जाते हैं, उस पर उसकी क्वालिटी आ जाती है, तो इसे आर्टिफिशियल मैग्नेट बनती है। आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में हमें रखना पड़ता है तब जाकर उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट वाला क्वेश्चन ये था। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? ये पोस्ट इंडिपेंडेंस यूनिटी यानी ये भारत को जोड़ने का इन्होंने काम किया था। और आप ये भी जानते हैं कि जब भारत यहाँ पर आज़ाद हो चुका था तो सारी सरहदें भारत की क्या थी? अलग अलग थी। हैदराबाद अलग था, बेंगलुरु अलग था आपका, है ना। इधर पाकिस्तान की तरफ के जो राजस्थान में कई सारे राजा महाराजा अलग, सब अलग थे। तो इन सबको एक यूनिटी में लाने का काम किया था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल में। इसी नाम से जो इनकी स्टैचू बनी हुई है गुजरात में वडोदरा के पास, उसका नाम यूनिटी है, स्टैचू ऑफ द यूनिटी नाम रखा गया है। बॉक्साइट से क्वेश्चन था। बॉक्साइट से क्या क्वेश्चन पूछा गया ये नहीं पता, लेकिन हाँ केमिस्ट्री के क्वेश्चन में भी आए हुए थे तो बॉक्साइट पूछा गया है। अब बॉक्साइट क्या होती है आपकी? ये ऑरा होती है ऑफ एल्यूमिनियम का, ये सब आपको पता है। आगे देखते हैं जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, एक क्वेश्चन ये आया था। तो देखो जितने भी ये सारे क्वेश्चन है ना ऑल शिफ्टेड के, जितने भी मेरे पास पहुंचे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, वो सब हर शिफ्ट के मिलाकर है। तो जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, तो 2017 में आई थी जुलाई में। आप सभी को पता है 1 जुलाई को। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? आसाम में है, यह भी आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। उसके बाद ओणम फेस्टिवल कहाँ होता है? ओणम फेस्टिवल आपका केरला में होता है, ये भी आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। लास्ट मुगल एम्पायर कहाँ पर है? तो लास्ट मुगल एम्पायर कौन था आपका? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इसके बाद ह्यूमन बॉडी यानी बायोलॉजी से क्वेश्चन आया है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछा गया है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं? आपकी बॉडी में अगर फैट है तो वो उसमें कहलाएगा, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आएगा। कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में है तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है। प्रोटीन जो है वो भी उसी में आता है। तो ये सब चीजें क्या है आपकी ह्यूमन बॉडी और बायोलॉजी से क्वेश्चन था, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछा गया, बेसिक सा क्वेश्चन है। विच वन इज द ओमनी वायरस? ओमनी वायरस के बारे में पूछा है। अब ओमनी वायरस जो है कि ये आपका क्या होता है, बियर में यानी जो भालू होता है, बर्ड्स में, डॉग्स में, रैकॉन्स में, इन सब में से फैलता है ये। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ऑप्शन दिए होंगे वहां पे 3-4, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा, ये क्वेश्चन होगा वहां पर। चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ इंडिया, देखिए अभी पीछे क्वेश्चन था, देखिए जैसे यहाँ पर ये कहां पर है वो पीछे, हाँ ये रहा, हु रिप्रेजेंट द इकोनॉमिक सर्वे इन द पार्लियामेंट। तो मैंने आपको बताया था कौन रिप्रेजेंट करता है? चीफ इकोनॉमिक, जो यहाँ पर एडवाइजर होता है, चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर होता है, वो यहाँ पर क्या करता है? इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने आपको बताया। तो इसी से रिलेटेड एक घुमाकर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला कि चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ इंडिया कौन है, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर भी यहां पर दिया है इनडायरेक्टली और उसका बारे में पूछ लिया कि एट प्रेजेंट कौन है इस समय, तो वो है हमारे यहां पर डॉक्टर वी अनंतनाथ नागेश्वरनाथ। इसको आप सर्च करना, ये हमारे यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखूंगा डॉक्टर अनंतनाथ नागेश्वरम, ये हमारे यहाँ पर एट प्रेजेंट चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ इंडिया है। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि विच बैंक इज नेम द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अरे भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सभी बच्चों को पता है यहाँ पर कि विच बैंक इज नेम द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई जो है उसका पहले जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता था ब्रिटिश शासनकाल में, बाद में उसका नाम बदलकर यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया था। बाद में एक क्वेश्चन जो अगला पूछा था कि डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया और इस आसान पेपर क्या होगा? चेयरमैन ऑफ द बीसीसीआई, चेयरमैन ऑफ द बीसीसीआई के बारे में पूछा है। अभी तक कोई भी नहीं है चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई, सौरव गांगुली थे, सभी को पता है सौरव गांगुली यहाँ पर चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई थे, लेकिन अभी तक फाइनली कोई डिसाइड नहीं हुआ है, इंक्यूमेंट में है। उनका नाम पता नहीं क्या है, मैंने नाम नहीं मेंशन किया उनका क्या है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिलहाल ये सीट अभी खाली पड़ी हुई है। सौरव गांगुली को आप अगर वहाँ ऑप्शन में रहा होगा तो आप उसको वहाँ पर सौरव गांगुली को मार्क कर सकते थे। अब देखो कितने सारे आसान से क्वेश्चन है जो बस एक लाइन में पढ़ते ही मैं आंसर दे रहा हूँ, तो क्यों नहीं आपके इसमें मार्क्स आएंगे भाई? आपके आराम से 22 मार्क्स आ जाने चाहिए। यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन मैं मानता हूँ जो आपको नहीं आते होंगे। यहाँ पर मेरे पास सारे क्वेश्चन तो नहीं है, खैर जितने भी आप लोगों ने मुझे बताए, जो भी मुझे मिले इधर उधर से, वो सारे मैंने यहाँ पर मेंशन किए, उनको आंसर देने की मैंने आपको कोशिश की। लेकिन हाँ ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो ना, देखो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई ऐसी संजीवनी बूटी है जो आपको इतना सा पढ़ के आपको सारे हल करा देगी, है ना, नहीं होगा, इतना नहीं होगा। अगर आप मुझसे पूछो कि जो सोलर सिस्टम है हमारा उसमें कितने प्लैनेट्स हैं, है ना, 8-9 जितने प्लैनेट है, अगर मैं आपको कहूँ कि ये 2 प्लैनेट पढ़ लो, बस इन 2 प्लैनेट को पढ़कर आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तो नहीं, मैं वहाँ गलत हूँ।
आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ पढ़ोगे तभी उसमें से इतने कुछ का आंसर दे पाओगे। बहुत ही गहरी सी लाइन है कि सब कुछ पढ़ना पड़ेगा तभी इतने कुछ का आंसर दे पाओगे। और जो बच्चा पिछले 2-3 साल से तैयारी करते आ रहा है उनके लिए तो यह हलवा है। और जिन्होंने अभी 1 महीने पहले किताब उठाई थी, 15 दिन पहले किताब उठाई थी, है ना, उनके लिए ये पहाड़ है। तो बस कहने का मतलब यही है कि आपका प्री तो हो चुका, अब फोकस करो मेंस पे। जिन बच्चों का यहाँ पर 18 स्कोर भी आया ना, तो भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है अपनी जीके जीएस के अंदर। और जिन बच्चों का यहाँ पर इससे ज़्यादा आया है उनके बारे में तो बस क्या कहने। इसीलिए डटे रहो, कहीं से भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो और तैयारी करते रहो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। पेपर हमेशा आसान होता है। हम जिन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, जिनके थ्रू हम तैयारी करते हैं, वही हमेशा टफ पढ़ते हैं। और भी अगर क्वेश्चंस मेरे पास पहुंचते हैं यहाँ पर 7 दिसंबर से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। बाकी एक बार मैं फिर आपको दोबारा कहूंगा, मैं बार बार कहता रहता हूं, कहने का कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सिलेक्शन लेना है, तैयारी करनी है, मेरा साथ आपके साथ है, मेंटोर मेरे साथ आपके साथ है। व्हाट्सअप पे मेरे साथ आओ आप, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, और आप चाहो तो टेलीग्राम पर आ सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर 100 रुपीज़ में, जस्ट 100 रुपीज़ में मैं आपकी यहाँ पर प्री की भी तैयारी करा रहा हूँ, यानी जो इस समय पेपर चल रहे हैं, और आपके आने वाले जो मार्च में फेस 2 है उनकी भी मैं आपको यहाँ पर अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू तैयारी करा रहा हूं। मैं बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनाता हूं, मेरे पास बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, बहुत बड़े सारे मेरे पास सोर्सेज नहीं है। मैं सिलेक्टेड चुन के क्वेश्चंस लेकर आता हूं, और मुझे उतना पता है कि जो मैं लेकर आ रहा हूं उसमें से पेपर आ रहे हैं और वो आपके सामने हैं, सब कुछ सही चल रहा है। तो इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या डायरेक्टली हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, या फिर ज़्यादा ना कुछ करना हो, प्ले स्टोर पे जाओ, एग्जाम बिगिनर टाइप करो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, और वहाँ जाकर 100 रुपीज़ पे करने हैं तो टेस्ट सीरीज ले लो। इसमें मैं आपको जनरल साइंस के क्वेश्चन भी दूंगा जो कि आपको फेस 2 में काम आएंगे। मैं आपको फुल लेंथ एक पेपर भी दूंगा जो कि आपके फेस 2 में, फेस 1 में भी काम आ रहा है। इसके बाद टॉपिक वाइज मैं करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जनरल साइंस के क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। सब कुछ है इसमें 100 रुपये में, 100 रुपये में देख लो, या फिर हमारा ये वाला बैच ले लो भैया, ये वाला बेस्ट बैच है, इसमें बहुत सारे बच्चे एनरोल हुए हैं। ये लेके एक बार छुट्टी करो, इसमें सब कुछ मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, एमसीक्यूज भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए, आपकी तैयारी में चाहिए, आपको A to Z इसमें रहेगा। जीएसजी के जो है कि आपको नौकरी दिलाने में आपका पूरा साथ देगी। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग बहुत अच्छे सब्जेक्ट है, इनमें आपकी कमांड अच्छी है। लॉजिकल सब्जेक्ट है, इनमें टेक्निकल सब्जेक्ट है। इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ को मैं टेक्निकल लॉजिकल सब्जेक्ट मानता हूं, जिनको हम एक फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो माथा खपाई है ना, वो है जी के जीएस में। इसमें हमें इतना सारा पढ़ना पड़ता है और मिलता कुछ नहीं है, फिर बहुत हमारा दिमाग खराब होता है। तो इसलिए सही पढ़ो, सिलेक्टेड पढ़ो, कम समय में पढ़ो, अच्छी प्रिपरेशन करो। और सबसे अच्छी बात इसमें आपके लिए क्या होगी कि आपके पास ये व्हाट्सअप नंबर है, मेरा साथ आपके साथ 24 घंटे है, रात दिन किसी भी टाइम आप मुझसे मैसेज करो, डिस्कस करो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। तो चलिए, आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में आके बताना। 7 दिसंबर के ऑल शिफ्ट्स के जो जितने भी क्वेश्चन मेरे तक पहुंच सकते थे, मैंने उनको आपके लिए एनालिस्ट किया, आप लोगों के बीच में लेकर आया। कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है कि आपका पेपर कैसा गया। अगर आपका 7 दिसंबर को पेपर था, अगर आपका यहाँ पर 1 दिसंबर को पेपर था, आपका कैसा गया, कैसा हुआ, क्या क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन मुझ तक नहीं पहुंचे वो आपको मुझे बताना है, या इनमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दिया हो वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आके करेक्ट करना है। बाकी वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। ये बार बार मैं बोलता हूं कि वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, क्योंकि आप ही का सपोर्ट मेरे पास एकमात्र है और कुछ सपोर्ट आपका मेरे पास नहीं है। यहां पर एंटरटेनमेंट कैटेगरी वाले सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे हमारी हेल्प करने के लिए, आप ही आओगे, हमें हेल्प करोगे। ये गुरु दक्षिणा के रूप में आप लाइक बटन दबा सकते हो, बाकी लोगों में वीडियो को शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आकर अपना सजेशन दे सकते हो। तो कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, मुझे तक जरूर आप कांटेक्ट करने की कोशिश करना। इसी तरह बने रहिए, एग्जाम बिगिनर पर अपना सपोर्ट रखिए, भरोसा रखिए, और आने वाले टाइम में मैं और भी बहुत कुछ आप लोगों के लिए करने वाला हूं। 14 यहाँ पर आपको पेपर होने वाला है, 14 जनवरी में जो नेक्स्ट है, उन बच्चों के लिए मेरे अभी ऑलरेडी काफी सारी विशेष है, उन सबके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, देखता हूं कि मैं यूट्यूब पे लेकर आ सकता हूं, इन दिनों कॉपीराइट का स्ट्राइक का बहुत ज्यादा रिस्क हम सभी यहाँ पर टीचर्स को, क्रिएटर्स को यूट्यूब पे रिस्क बना रहता है। तो मेरी मोस्टली कोशिश है कि मैं आपको यूट्यूब पे ना आकर एप्लीकेशन में चीज़ें कवर करा सकूं, तो वहां पर आप बैचेस में आ जाइए, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहां आपको कवर करा रखी है ऑलरेडी। तो चलिए, मिलता हूं आपको अगली क्लास में इसी तरह, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी रहिए और तैयारी करते रहिए।